बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सिक्स्थ का है। क्लास सिक्स्थ, सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करूं ताकि आपको समझ आए। ये क्लास सिक्स और बुक जो है द अर्थ आवर हैबिटेट, और इसका जो चैप्टर नंबर 5 है द मेजर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका जो है आज हम सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कि मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, अर्थ जो है इसमें कौन कौन सा बड़ा डोमेन है, मेजर डोमेन है, ये हम सबको पता है कि अर्थ जो है एक लाइफ सस्टेनिंग प्लानट है। इट इज़ द ओनली लाइफ सस्टेनिंग प्लानट नोन टू अस। हमें जो पता है उसमें सिर्फ अर्थ है। ये वाहिद प्लानट, और इस प्लानट पे जो लाइफ पॉसिबल है वो ब्रॉडली तीन चीज़ों की वजह से है। एक है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर। और ये तीनों जो है ये एलिमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू सस्टेन लाइफ, these these elements are very important, and one can say that there cannot be life if any one of these elements is not available to him or to her, so he or she cannot live. Whether it is a plant, whether it is an insect, whether it is a human being, whether animal, whatever it is, a living, it cannot sustain unless there are three elements, that is land, water and air. और अगर आप देखोगे कि ये जो तीन तीन थ्री एलिमेंट्स हैं, ये मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ भी हैं। और अब इन मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ को जब हम अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैंड जो है इसको हम द डोमेन ऑफ लैंड इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर, and the domain of water, whatever it is in water, it is called hydrosphere. And there is one more element, we can say domain, which is near to the earth. We can say a blanket of gas, and that is called atmosphere. तो उसके बाद हमें बायोस्फीयर की एक छोटी सी अगर नैरो जोन में उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करें या उसको एक्सप्लेन करें एक नैरो जोन में, तो ये वाटर, एयर और लैंड जो है, जब अब इन तीनों को इनकी लाइफ के साथ जो है कंप्राइ ये कंबाइन करें तो हमें बायोस्फीयर मिलता है। तो उसके बाद हम चाहेंगे कि हम लिथोस्फीयर अलग पढ़े, हाइड्रोस्फीयर अलग पढ़े और उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर उसको भी हम अलग पढ़ेंगे। एंड same wise is in your book. Firstly, there is an introduction, a short introduction about the elements that sustain life. Then we have the concept of hydrosphere, lithosphere, and atmosphere. Then these three spheres are broadly explained, and so that we can understand it fully, ताकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो फिर इन तीनों जो कैटेगरीज है इनको अलग 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 एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। ऊपर आप देखेंगे कि अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिथोस्फीयर जो है ब्रॉड लेटर्स में या बड़ा होकर जूम करके दिखाया गया है।
और इसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, आपको पता है कि द अर्थ, अगर हम इसको सॉलिड और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ले ले, तो हमें पता है कि अर्थ इज मेड अप ऑफ 7 parts ऑफ वाटर एंड ओनली 3 parts ऑफ land, or we can say solid land. So this solid part is called lithosphere. It comprises of rocks of the earth's crust and the thin layer of soil that contains nutrients, elements which sustain organisms. अब इसमें जो 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 सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ है, इसमें इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं रॉक्स जिनसे अर्थ बनी है। आपको पता है, आपने अलग से ही पढ़ा है, जियोग्राफी में भी पढ़ा है आपने कि अर्थ कैसे बनी हुई है। अर्थ जो है ये आप देखिए, इसमें रॉक्स हैं। हम इस वक्त लिथोस्फीयर की बात करें, इसमें ये किन चीज़ों से बनी है? एक है रॉक्स, दूसरा है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे जो रॉक्स हैं वो, और दूसरा है थिन लेयर ऑफ सॉयल। वो ऊपर जो थिन लेयर होती है सॉइल की, वो जो है दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स भी सच है। अब ये जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एलिमेंट्स भी होते हैं, जो कि लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट प्लांट्स। अब हो सकता है हमें ये ख्याल हो कि हम प्लांट्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बट यू नो that we take oxygen, but it comes from the trees. So without oxygen we cannot even sustain for 2 minutes. So this is all interconnected. We cannot take one thing away and say that no, it is fine that we can live without it. No, you have to think, broadly एज ए ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी हो जाती है, हमें एनवायरनमेंट प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम पेड़ काट रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड। दैट्स व्हाई वी सी न्यू टाइप ऑफ डिजीजेस, न्यू टाइप ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन सो फार एज क्लाइमेट इज कंसर्निंग। फ्लड्स आते हैं, सॉइल इरोजन एंड ऑल दैट। दिस इज बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन वी पीपल एंड एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स हैं, ये इसी थिन लेयर में होते हैं सॉइल के, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। उसके बाद देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो है, इसमें मेन 2 डिविजन्स हैं। द लार्ज लैंड मास और नोन एज कॉन्टिनेंट्स। ये बड़े बड़े जो आप देख रहे हो, बड़े बड़े जो है जहाँ पे आप लैंड देख सकते हो, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। और वाटर बॉडीज की जो आप ह्यूज वाटर बॉडीज आप देख सकते हो, ओशंस, और उनके नीचे भी लैंड है, उसको हम कहते हैं ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस of the world are connected with one another. Look at the map of the world, figure 5.1. All of the land mass is connected with one another. हाँ, और all the land mass is connected with one another. हमें बताया जाता है कि ये जो टोटल जो ये एरिया है वाटर का जो है, ओशंस हम देखते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन। ये जो सारे ओशंस हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी इनके इनके बीच कोई ऐसा लैंड नहीं आता है जो इनको अलग करता है किसी भी जगह, बल्कि ये सारे ये जो वाटर बॉडीज़ है, ओशंस हैं, ये एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड है। और हमें बताया जा रहा है, क्या आप बता सकते हो कि ये जो लैंड पोर्शन जो है, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है जैसे कि ओशंस हैं? और इसके लिए हमें क्या बताया जा रहा है कि आप वर्ल्ड मैप देखिए, फिगर 5.1 अभी आएगा, तो उसको हम देखेंगे वहाँ पे क्या वो भी कनेक्टेड है।
The level of seawater remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as zero. अब जो लेवल ऑफ सी वाटर है ये हमेशा हर जगह पे सेम रहती है। और जितना एलिवेशन होता है लैंड का, उससे हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सी लेवल। क्योंकि सी लेवल जो है ये सेम रहती है हर जगह, आप वर्ल्ड में किसी भी जगह जाए सी लेवल सेम रहेगा। तो उसके बाद जो अगर आप देखोगे कि ये माउंटेन कितना ऊपर है, तो हमें सी लेवल कंसिडर करते हैं एज द बेस। बिकॉज द सी लेवल जो है उसको हम ज़ीरो लेते हैं। सी लेवल इट इज़ ज़ीरो एंड नाउ द हाइट स्टार्ट्स। यहाँ पे सी लेवल से आप तभी तो अगर आप किसी भी माउंटेन की हाइट जो है जब मेजर की जाती है तो उसको फ्रॉम द सी लेवल देखा जाता है कि ये कितना ऊपर है। तभी बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हो कि द हिमालय इज डैश डैश किलोमीटर्स हाई या डैश डैश मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। तो उसके बाद आता है ये ये देखिए वर्ल्ड मैप हमारा। मैं थोड़ा सा अपनी जो लाइव स्क्रीन जो है इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए कि अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये वाटर बॉडीज हैं। ये वाटर बॉडीज है, ये ब्लू कलर जो है ये कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि ये एक दूसरे से जुदा है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हमें बताया जा रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि लैंड मास जो है ये वाला, सॉरी ये वाला हिस्सा, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है। तो हमें बताया गया था कि आप क्या ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कट है, यहाँ पे बीच में इनको सेपरेट करता है ये ओशन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेपरेट करता है और बहुत सारी जगहों पे सेपरेट करता है। वो छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेपरेट करता है। तो कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे हमें एक बात समझ आई कि कॉन्टिनेंट जो है, इसको मैं स्क्रीन को और बड़ा करता हूँ ताकि आप मुझे ऐसे से देख सको। सॉरी, क्योंकि ये जो, चलो ठीक है, मुझे लगता है स्क्रीन ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ गई कि ये जो एक बात हमने अंडरस्टैंड की कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन जो ओशंस हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये कहीं पे भी इनको कोई ये कहे कि इंडियन ओशन जो है बाकी ओशियन से नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। ऑस्ट्रेलिया देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ये पूरे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। ये एक आइलैंड की तरह है, चारों तरफ से समंदर, इसके चारों तरफ से समंदर है। तो ये पानी में एक हिस्सा है खुशकी। तो इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी लैंड। तो फिर उसके बाद द हाइस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था कि आपने बहुत सारी जगहों पे अब सी लेवल हम ज़ीरो लेते हैं, उसके बाद हम ऊंचाई देखते हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है कि माउंटेन पीक जो है, माउंट एवरेस्ट जो पीक है ये है 8,848 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। अब सी लेवल इस यहाँ पे बेस है और वहाँ पे शुरू किया गया है, क्योंकि सी लेवल हमेशा वर्ल्ड में हर जगह सेम रहती है। तो अब आप देखें द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि समंदर के नीचे जो है वहाँ पे भी एलिवेशंस हैं, वहाँ पे भी डिप्रेशंस हैं। वहाँ पे भी आप देखोगे कुछ जगह बहुत नीचे है, कुछ जगह ऊपर आई है, एक पहाड़ की शक्ल की जैसे। लेकिन ऊपर से उसके पानी है तो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो
साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया है, तो साइंस की वजह से हम समंदर के ये जो समंदर का बेस है, हम वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं और हम वहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं वहाँ वहाँ पे क्या क्या है। तो साइंस के ज़रिए हमें मालूम होता है कि साइंस जो वाटर बॉडीज़ है, ओशंस हैं, उसके नीचे जो है वहाँ पे भी एलिवेशंस हैं, वहाँ पे भी ट्रेंच हैं या यूँ कहे डिप्रेशंस हैं, और उनकी भी मेजरमेंट हमारे पास है। और ऐसा ही ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है, जो सबसे गहरी खाई कहे है पैसिफिक ओशन में, उसको हम मारियाना ट्रेंच कहते हैं। और उसकी गहराई जो है वो है 11,022 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। और यहाँ पे भी सी लेवल से जो है मेजरमेंट शुरू किया गया है, और ऊपर भी सी लेवल से मेजरमेंट शुरू किया गया है। अब ये देखिए आप, फॉर एग्जांपल ये बाजू जो है नीचे यहाँ पर तक जो शर्ट है, यहाँ तक आप समझ लीजिए कि यहाँ यहाँ पानी है, ब्लू कलर, ठीक है। ऊपर जो है, ऊपर लैंड है, ये सी लेवल है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सी लेवल है। यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करते हो, यू विल टेक दिस वेरी पॉइंट सी लेवल, इट इज़ टेकन एज ज़ीरो। और अगर हमें नीचे कोई भी मेजरमेंट करनी हो तो वो भी यही से करते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम ज़ीरो लेते हैं और इसको हम सी लेवल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आगे फिर क्या है आगे? Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, अगर आप देखोगे कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। यानी सबसे ऊंची जगह अगर दुनिया में कोई है तो वो है माउंट एवरेस्ट। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। अब अगर देखो कि समंदर में सबसे गहरी जगह क्या है, समंदर में सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है। इसको याद रखना है, ये 11,022 मीटर्स। दीज क्वेश्चंस आर सम are usually asked in exams, competitive exams. So these things should be kept in memory, and these things are uh, very valuable things insofar as our general knowledge is concerned. It enriches our general knowledge. All the things we have to understand, but sometimes you have to memorize things. बहुत सारी चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उनको ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनको समझने के बावजूद भी हमें और उनको याद रखना है, क्योंकि दैट डाटा यू हैव टू कीप दैट डाटा इन योर मेमोरी, सो दैट इफ़ यू आर आस्क्ड एनीवेयर, whether it is in classroom, whether it is in examination center, or whether it is a competitive examination, you will easily answer the question. So Mariana Trench जो है वो 88 और 11,022 मीटर्स इन डेप्थ है। तो यहाँ से हमें ये भी बात पता चली है कि सबसे ज़्यादा गहरी जगह जो है वो अंडर वाटर्स है, अंडर वाटर। तो इसके बाद जो है समंदर में भी क्या, Mariana Trench is in Peru, the greatest depth of meters is recorded in Mariana Trench in Pacific. Could you imagine that the depth of the sea is much more than the highest point? हाँ, डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है डेप्थ। सॉरी सॉरी फिर से ये, हाँ, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इट इज़ वेरी गुड दैट वी आर इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। व्हेन यू आर आस्क्ड टू नो समथिंग, दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, उसी को तो हम एजुकेशन कहते हैं, लिटरेसी कहते हैं। वरना मैं भी खाना खाना जानता हूँ, और इलिटरेट आदमी भी खाना खाना जानता है, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस? यू नो व्हाट यू आर ईटिंग, he doesn't know what he is eating. He eats it to fill his stomach. We eat, uh, we see what we eat according to our needs. तो खैर वो एक अलग डिस्कशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या? एडमोंड हिलरी, न्यूजीलैंड, द Tenzing, Norway, Sherpa, India, were the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29th May 1953.
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिए कि आगे क्या हमें पता है। मुझे तो मुझे लगता है मुझे नहीं पता था ये। एडमंड हिलरी जो है, हिलरी, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा, इंडिया, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब। ये पहले मर्द थे जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़े हैं। और कब चढ़े? 29 मई 1953 में चढ़े हैं। और महीना जो था वो 29 मई था। तो एडमंड हिलरी एंड Tenzing Norgay Sherpa from India and the New Zealand. These were the two men who were the first to climb Mount Everest in 1953. And then Junko Tabie Japan was the first woman to reach the summit on 16th of May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23 May 1984 was Bichendri Paul. ये बहरहाल ये तो पता था। अब इंडिया में सबसे पहले जो औरत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है वो है 1984 में, और उसका नाम है बिजेंद्र पॉल। ये अक्सर ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या और कोई भी क्विज वगैरह। जब ऐसी चीज़ें आती हो तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन अबाउट लिथोस्फीयर। उसके बाद हम कंटिनेंट्स पे आएंगे। कंटिनेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि कंटिनेंट्स हमारे पास कितने हैं? 7। तो 7 मेजर कंटिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, या ऐसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये 7 जो है ये 7 कंटिनेंट्स हैं। और हम जिस कंटिनेंट में रहते हैं उसका नाम एशिया है। और ये 7 कंटिनेंट्स हैं जो सारा जो लैंड है कवर करती हैं। 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कवर ऑल द लैंड ऑन द अर्थ। अभी मैं ओशंस के नीचे जो लैंड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि एशिया को हम देखेंगे। एशिया, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। सबसे पहले हमें याद रखना है कि एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है। दुनिया में सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। अब अगर हम टोटल एरिया ऑफ अर्थ देखेंगे तो इसका 1/3 जो है वो कवर करता है एशिया। मुझे लगता है ये मेमोरी ज़्यादा हो गई है फ़ोन की कंज्यूम, तो मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और साथ ही साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड हो तो you are welcome to ask the question. You can ask by commenting on the video, or you can just make a video and put it on our school what is called WhatsApp group, and I can be at your disposal at any time. I welcome you next time, inshallah. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.